गाइस, कैसे हो आप सभी। कल आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए मुझे वीडियो छोड़ के तुरंत जाना पड़ा। आज मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये वीडियो क्लास 12th की चैप्टर फर्स्ट की पार्ट 2 वीडियो है। कल तक मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में समझाया था। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, और आपको मैंने ये भी समझाया था कि नल रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में समझाऊंगा। अगर कोई रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, अगर कोई रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, तो वो रिलेशन जो होता है वो खुद में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। खुद में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। मैं एक मिनट इसके थोड़ा सा इसे सही कर लेता हूँ। ये थोड़ा दिक्कत आ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या कहने का मतलब क्या कि अगर कोई रिलेशन, अगर हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहना चाहते हैं तो वो रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। एक मिनट और रुकिएगा, कर्व लेते हैं। क्या क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। एक मिनट। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब आपको समझना है कि रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है, इस बात को समझना है। मैंने आपको नीचे एक चीज़ लिखी है कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि जो ए और बी हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस बात को मैं ये भी कह सकता हूँ, एज रिलेटेड टू बी। क्या लिख सकता हूँ, एज रिलेटेड टू बी। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए रिलेटेड टू, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे सामने ये लिखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए रिलेटेड टू बी। इतनी बात आपको समझ आई। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाना चाहता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मोटे मोटे तौर पर समझा दूँ। अगर किसी सेट में, अगर रिलेशन में एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन में क्या है कि जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का सेल्फ एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलो, आपके सामने मैंने साइड में एक चीज़ लिखी है, इसको समझने की प्रयास कीजिएगा। मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ इस चीज़ को। अगर मैं आपको इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि एक सेट ए है, उसमें ए बी सी एलिमेंट है, एक दूसरी साइड सेट ए है, उसमें भी ए बी सी एलिमेंट होंगे। उनके बीच में आर रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि अगर ए का रिलेशन ए के साथ हो, बी का रिलेशन बी के साथ हो, सी का रिलेशन सी के साथ हो, प्रत्येक एलिमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि आपका एक एलिमेंट के लिए दिख जाए कि ए का रिलेशन ए के साथ है तो आप एक कॉमा ए को देख कर तुरंत कह दो ये रिफ्लेक्स रिलेशन है। नहीं, अगर हमारे प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए वो सेल्फ से रिलेटेड है, तभी हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करता है। यहाँ आपके सामने मैंने एक साइन यूज किया है, इस साइन को बोलते हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ए सेट से कोई सा भी एलिमेंट लें, फॉर एवरी का मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर किसी भी एलिमेंट को मैं ए सेट से उठाता हूँ, अगर वो स्वयं से रिलेटेड हो जाए, अगर वो स्वयं से रिलेटेड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मैं इस बात को और क्या लिख सकता हूँ, जैसे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए एलिमेंट जो है ए से रिलेटेड है। तो इस बात को मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ए रिलेटेड टू ए, जो अभी जस्ट ऊपर समझाया था। तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आएगा। अगर किसी सेट के प्रत्येक एलिमेंट, किसी सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने खुद से ही रिलेटेड हो तो हम कह सकते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक आपके पास में सेट दिया है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब एक सेट है ए, उसमें ट्रायंगल्स हैं, वो ट्रायंगल्स कैसे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं।
कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि उनकी तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि उनकी साइड्स तीनों, उनके तीनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी ये होती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि आकृति का आकार भी बराबर होता है, जबकि सिमिलरिटी में क्या होता है कि आकृति का आकार बराबर नहीं होता, बस रूप समान होता है। और जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि आकृति, आकार और रूप भी समान होता है, क्योंकि साइज बिल्कुल फिक्स होता है। अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर एक चीज़ है, जैसे ये दो ट्रायंगल है, आपको दिखता है कि इसका रूप एक, दोनों के रूप तो समान है पर लेकिन आकार बड़ा, एक आकार बड़ा एक आकार छोटा है, तो ये सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने के मतलब क्या है कि उनका रूप भी समान होना चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए। जैसा अगर मैं एक ट्रायंगल आपके सामने लिख दूं, जैसा एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, ये कोण इस कोण के, ये भुजा ये वाली इस साइड से, ये साइड इस साइड से, ये साइड इस साइड से, अगर तीनों साइड्स, तीनों ट्रायंगल्स, तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। बात समझ आई? तो जैसा कि आपके सामने वो कहता है कि ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड आर इक्वल टू ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में। दो बिंदियों को मैंने कल बताया था कि सच दैट का साइन होता है कि ए और बी, मतलब ए और बी दो एलिमेंट हैं। आपको पता है कि एलिमेंट कैसे हैं, ट्रायंगल हैं। अब ट्रायंगल क्या दे रखे हैं उन्होंने, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, कि ऐसे एलिमेंट उठाने जो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। वेयर ए कॉमा बी किसको बिलोंग करते हैं, ये कैपिटल ए को बिलोंग करते हैं। इतना आपको पता है कि एक सेट में अगर सारे ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपको पता है कि सपोज करो ए ट्रायंगल जो है बी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है कि ए की तीनों साइड्स बी की तीनों साइड्स के इक्वल, ए के तीनों एंगल बी के तीनों एंगल के इक्वल होंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? तो क्या, एक बात बताओ, मैं ए ट्रायंगल को ही दो बार बना दूं, क्या करूं, ए ट्रायंगल को ही क्या कर दूं, दो बार बना दूं। जैसे ए ट्रायंगल ये है, यही ए ट्रायंगल है। अब आपको पता है कि ए ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के हूबहू समान होंगे, उनकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण सब इक्वल होंगे। तो कह सकते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एवरी सेट, अगर आपको पता है कि अगर एक सेट ए है, ट्रायंगल्स का सेट है, तो उसका जो सेल्फ ट्रायंगल होगा, मतलब उसका जो सेल्फ है होगा, सेल्फ से क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एवरी ट्रायंगल जो होता है वो सेल्फ के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। जब सेल्फ के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कहने का मतलब क्या, कोई एवरी एलिमेंट सेल्फ से रिलेटेड हो गया। जब एवरी एलिमेंट सेल्फ से रिलेटेड हो गया तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट रिलेशन है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको समझ आया होगा। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बहुत बारीकी से समझने हैं। अगर ये रिलेशन आपको समझ आएंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि एग्जाम में ये आएंगे। अब सिमेट्रिक रिलेशन समझना है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर सपोज करो कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो उस रिलेशन में बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सा भी एलिमेंट उठाओ आप रिलेशन से, कोई सा भी एलिमेंट उठाओ रिलेशन से, कोई सा भी, वो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो उस सेट में अगर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। कहने का मतलब क्या है कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होगा, तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कहता है कि ए इज द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। मैंने कहने का मतलब क्या है कि ए सेट है जिसमें पैरेलल लाइंस हैं। कहने का मतलब ए सेट है जिसमें लाइंस हैं L1 L2 L3। वो लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, ऐसा आपको दिया है। अब आपको इतना पता है कि आर एक रिलेशन डिफाइन किया है कि आपको ए का एक सेट ए इधर है, एक सेट ए इधर है, तो L1 का L2 से रिलेशन किस तरीके से कि L1 पैरेलल टू L2, वेयर L1 और L2 किसको बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है कि जब एक लाइन है, आप कह जानते हो कि ये लाइन अगर L1 है और ये लाइन अगर L2 है और L1 अगर L2 के पैरेलल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 के भी पैरेलल है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A है।
L1 रिलेटेड टू L2 है तो L2 रिलेटेड टू L1 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि A कॉमा बी अगर रिलेशन का एलिमेंट है तो B कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करेगा। अब आपका सामने आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन का एलिमेंट हो, बी कॉमा सी रिलेशन का एलिमेंट हो, मतलब ए कॉमा बी और बी सी लगता हुआ एक अनदर एलिमेंट, तो बी कॉमा सी रिलेशन का एलिमेंट हो, तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ऐसा कैसे? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने क्या लिखा है कि ए इज दी सेट ऑफ ब्रदर्स, मतलब ए क्या है? भाइयों का सेट है। कहने का मतलब उसमें भाई भाई हैं, एक परिवार के जितने भी भाई हैं उन सब भाई हैं। तो कहने का मतलब अगर उस परिवार में भाई भाई हैं, तो एक बात बताओ कि मेरा अगर मोहित भाई है, मोहित का रमेश भाई है, तो मेरा भाई मोहित है, मोहित का भाई रमेश है, तो कहने का मतलब मैं और रमेश भी तो भाई होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक बात समझना ठीक से, कि मैंने बताया कि मुकुल हुआ और रमेश भाई है, मतलब एम रिलेटेड टू आर है, मुकुल रिलेटेड टू रमेश है, और रमेश रिलेटेड टू रोहित है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मुकुल जो होगा रमेश का भाई होगा, और रमेश जो होगा रोहित का भाई होगा। तो मैं और रोहित भी भाई नहीं होंगे? हाँ साहब होंगे, तो मैं और रोहित भी भाई होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो, और ए रिलेटेड टू सी आ जाए निकल के, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। समझ आया होगा आपकी? चलो आगे चलते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2 लिया है, जिसको मैं समझाना चाहूँगा। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाई। वो कहता है कि टी किसका सेट है? टी एक सेट है, ऑल ट्रायंगल्स। टी एक सेट दे रखा है, एक प्लेन है, उस प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी ट्रायंगल्स का सेट है। उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस तरीके से दे रखा है कि T1 कॉमा T2, जो ट्रायंगल्स हैं आपके T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। क्या कहता है कि T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको शो करना है कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है वो स्वयं के क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T1 रिलेटेड टू T1, T2 रिलेटेड टू T2, T3 रिलेटेड टू T3। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब अगर टी सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए वो प्रत्येक एलिमेंट जो है प्रत्येक स्वयं से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव। इतना आपको समझ आया? अब आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक। जैसा कि आपको पता है कि अगर सपोज करो कि मैंने रिलेशन से एक एलिमेंट उठा लिया T1 T2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो आपको पता है कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या बी ए के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? ट्रायंगल समय होता है। तो कहने का मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो हम कह सकते हैं कि T2 कॉमा T1 भी किस में होगा? रिलेशन में होगा। T2 कॉमा T1 भी रिलेशन का एलिमेंट होगा, तो आर इज क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर सपोज, अब आपको ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करना है। सपोज करो कि T1 T2 बिलोंग करते हैं आर में और T2 T3 भी बिलोंग करते हैं आर में। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो आपको पता है जब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि T1 की साइड्स और एंगल्स T2 के इक्वल है और T2 की साइड्स और एंगल्स T3 के इक्वल है। तो फर्स्ट और थर्ड के भी तो इक्वल होंगे, तो T1 एंड T3 क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो T1 और T3 भी किस में बिलोंग करेंगे? आर में बिलोंग करेंगे। यही तो बताना था कि T1 T2 से रिलेटेड हो, T2 T3 से रिलेटेड हो, तो T1 T3 से रिलेटेड आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन आर है आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ आया होगा? आगे चलते हैं। आगे आपके सामने
एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 3 है, उसमें आपके लिए लिखा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज कि आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्या कहता है कि जो रिलेशन दिखा रखा है कि वो L1 और L2 दो लाइनों के बीच में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि L1 कैसा है, L2 के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग आप सबको पता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L1 पर परपेंडिकुलर है। इतनी बात आपको समझ आई। तो आपको शो करना है कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। आपको प्रूफ करना है कि आर जो रिलेशन है आपका वो सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। तो आपको पता है कि अगर सपोज करो एक लाइन ले ली जाए L1, तो ऐसी लाइन एक L1 दूसरी ली, तो आपको पता है कि क्या कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती। खुद के समांतर तो हो सकती है। अगर L1 L1 की बात चली जाए तो L1 L1 के समांतर हो सकती है, मतलब पैरेलल हो सकती है, बट लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एनी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि L1 डज नॉट रिलेटेड टू L1। मतलब अगर L सेट आपका लाइन्स का है तो प्रत्येक अपनी लाइन से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि L1 डज नॉट रिलेटेड टू L1, इट मीन्स L1 डज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपको ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं और ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है। असिमेट्रिक चेक करते हैं। सपोज करो आपने एलिमेंट ले लिया कि L1 और L2 बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या हुआ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आपको पता है कि L1 इज L2 को परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर टू L1, L2 L1 पर परपेंडिकुलर भी तो है, क्योंकि L1 पर L2 अगर 90 डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो क्या L2 पर L1 नहीं बनाता 90 डिग्री का एंगल? हाँ साहब बनाता है। तो L2 भी क्या हो जाएगा? L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो L2 L1 भी क्या हो जाएंगे? L2 L1 के रिलेटेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इट मीन्स हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। इतना समझ आया होगा। अब आपको प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है कि L1 L2 क्या है, बिलोंग करें R को, और L2 L3 करें बिलोंग टू R को। अगर L1 L3 R को बिलोंग कर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, और L1 L3 R को बिलोंग करते नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या कि L1 L2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी तरीके से L2 L3 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या है कि L2 L3 के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ आई। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, इस फिगर को हम गौर से देखते हैं, इस फिगर को, कि L1 पर L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, बट लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि L1 और L3 लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? कि अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप देखते हैं कि L1 और L3 लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है ना? जब L1 और L3 आपस में पैरेलल हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L1 और L3 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। जब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे तो कह सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब चलते हैं आगे के एग्जाम्पल की तरफ। आगे का एग्जाम्पल आपसे कहता है, एनसीईआरटी बुक के हैं एग्जाम्पल आपके, सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट, सेट आपको दिया, सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, गिवन बाई आर इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आपसे कहता है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है बट ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। इस बात को आपको प्रूफ करना है। तो जैसा कि आपको इसको देखो समझना, देख के समझ आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। आपको पता है कि सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है 1 2 3। अगर प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हो तो 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रिफ्लेक्सिव तो निकल गया। आपका क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव तो निकल गया। अब एक बात और, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि सिमेट्रिक होने के लिए ये बताया कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए आ जाए तो हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक होगा। तो जैसा कि अगर मैं एलिमेंट उठा लेता हूँ
वन टू एलिमेंट उठाया, क्या उठाया मैंने, वन टू एलिमेंट उठाया। तो वन टू एलिमेंट उठाने से मतलब क्या कि उसमें सेट में टू वन एलिमेंट भी होना चाहिए। क्या सेट में टू वन एलिमेंट है? नहीं है। मैंने प्रत्येक एलिमेंट के लिए कहानी बताई है, एक एलिमेंट के लिए नहीं है। अगर प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन फुलफिल होगी तो भी सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो हमने वन टू एलिमेंट को उठाया, तो वन टू एलिमेंट को उठाया तो क्या रिलेशन में टू वन एलिमेंट है? सपोज करो टू वन होता तो भी हम इसे सिमेट्रिक नहीं कह सकते जब तक हमारे पास सभी एलिमेंट चेक नहीं हो जाते। तो हम अगर टू थ्री में एलिमेंट को उठाते, बट टू थ्री के लिए थ्री टू भी तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी। तो ए रिलेटेड टू किसकी होना चाहिए? सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस सेट में वन टू और टू थ्री एलिमेंट को उठाऊँ, जैसे वन टू और टू थ्री एक दूसरे से लगे हुए हैं, मतलब सटीक है, छिपे हुए हैं, तो वन टू अगर रिलेशन को आर को बिलोंग करे और टू थ्री भी आर को बिलोंग करे, तो वन थ्री आर में बिलोंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए अगर ट्रांजिटिव दिखाना है, लेकिन वन थ्री इसमें है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? आर ट्रांजिटिव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको इसको लिखित में आपको यह सामने दिखाया है, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने दिखाया कि वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर, टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, थ्री कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब मैंने वन कॉमा टू आर का एलिमेंट उठाया, लेकिन टू कॉमा भी आर वन एल आर का एलिमेंट नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर मैंने वन कॉमा टू आर का आर से उठाया, टू कॉमा थ्री आर से उठाया, लेकिन वन कॉमा थ्री जो आर में नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए लिखा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी। मतलब क्या है कि टू जो है ए माइनस बी को क्या करता है? डिवाइड करता है। ए माइनस बी का क्या है? फैक्टर है। डिवाइड्स का मतलब क्या है कि टू जो है ए माइनस बी को पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसका मतलब अगर कोई नंबर है, अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। सपोज करो अगर मैं ये कह दूँ टू फोर को डिवाइड करता है, टू क्या करता है? फोर को डिवाइड करता है, तो टू क्या कहलाता है? फोर का फैक्टर कहलाता है। टू क्या कहलाता है? फोर का फैक्टर कहलाता है, और फोर में मौजूद भी रहता है। सपोज करो छः, तो छः को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में? टू इंटू थ्री। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर टू से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी डिवाइड होगा। ये नंबर टू से भी डिवाइड होगा, थ्री से भी डिवाइड होगा। तो अगर कोई नंबर जिस नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर उसमें मौजूद होता है फैक्टर फॉर्म में, जैसा कि आपको समझ आया होगा। तो इसका मतलब क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये प्रूफ करना है जो रिलेशन आर है आपके सामने लिखा हुआ वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताया था कि एवरी एलिमेंट जो है स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट जो है स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं जेड सेट से प्रत्येक एलिमेंट को उठाऊं, मानकर प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए को उठा लेता हूँ, ए जेड से उठाया मैंने, तो ए माइनस ए टू डिवाइड्स ए माइनस बी है, तो ए माइनस ए क्या होना चाहिए? वो टू से डिवाइड होना चाहिए। तो ए माइनस ए कितना होता है? जीरो। तो जीरो जो होता है टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टू का अगर आराम से डिवाइड जीरो में चला जाएगा। तो जीरो इज डिविजिबल बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि ए रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए कि ए रिलेटेड टू बी हो। तो अगर आपका बी रिलेटेड टू ए आ जाए तो हम कह सकते हैं कि आपका सिमेट्रिक है। तो अगर ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, ए कॉमा बी आर का एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर मैं ए माइनस बी से कॉमन ले लूँ माइनस, तो भी तो टू डिवाइड्स माइनस बी माइनस ए भी तो होगा। तो एक बात बताओ, आप समझना, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा ब्रश ले ले दो। जैसे कि ये है, अगर मान के चलो चार जो है टू से डिवाइड है, तो क्या माइनस चार टू से डिवाइड नहीं होगा? जी साहब होगा। तो कहने का मतलब अगर माइनस चार टू से डिवाइड है तो चार भी तो टू से डिवाइड होगा। हाँ साहब होगा। तो अगर बी माइनस माइनस बी माइनस ए टू से डिवाइड है तो टू बी माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा। तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल करेगा। बात समझ आई नहीं आई? अगर मैं
ये कह दूं कि 1 मिनट रुक जाइएगा, अगर मैं ये कह दूं कि -6 जो है 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होता है, तो क्या 6 3 से डिवाइड नहीं होगा? क्या 6 3 से डिवाइड नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 डिवाइड्स -b-a है तो इसका मीनिंग क्या होगा, 2b-a को भी तो डिवाइड करेगा। जब 2b-a को डिवाइड करेगा तो जैसे a-b को 2 डिवाइड करता है तो a रिलेटेड टू b था, जब b-a को 2 डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, b रिलेटेड टू a हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, r सिमेट्रिक हुआ। इतना आपको समझ आया? अब आपका कौन सा रिलेशन प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। जैसे कि आपके सामने लिखा है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें पता है कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे, बी कॉमा सी अगर आर को बिलोंग करे। तो अगर हम चेक कर दें कि ए कॉमा सी अगर आर को बिलोंग कर जाए तो हम कह सकते हैं कि आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ए माइनस सी का मतलब क्या है कि ए माइनस सी 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ए माइनस सी क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इस बात को चेक करने के लिए देखो समझेंगे, देखो कैसे समझेंगे, देखो समझेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आप समझेंगे। जैसा कि यहाँ देखो लिखा है, अगर a माइनस सी को मैं इस टर्म की फॉर्म में लिख दूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मैंने इसमें एक टर्म डाल दिया b। इस टर्म b डालने से एक तरफ तो मैंने घटा दिया, एक तरफ मैंने जोड़ दिया है, तो इस टर्म के कैंसिल आउट होने से a माइनस सी बचेगा। लेकिन मैंने a माइनस बी पे ब्रैकेट चढ़ा दिया, b माइनस सी पे ब्रैकेट चढ़ा दिया। अब आपको पता है कि a माइनस बी आर का एलिमेंट है और बी से माइनस सी आर का, बी और सी आर का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है और b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है। तो जब 2 डिवाइड्स, अगर साइड में देखेंगे तो साइड में लिखा है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 2 का डिवाइड a माइनस बी में देता हूँ, मान के चलो k टाइम्स जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं आता है, तो मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू के प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ 0 है तो a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, 2 के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर 2 डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो 2 a माइनस बी को जब डिवाइड करता है, मान के चलो k टाइम्स डिवाइड जाता है, कोसेंट क्या आता है आपका, k आता है और रिमाइंडर आपका 0 आता है, तो हम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 2k लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर 2 डिवाइड्स b माइनस सी है, तो 2 अगर b माइनस सी को डिवाइड करता है तो मान के चलो l टाइम्स जाता है, तो b माइनस सी कितना आ जाएगा आपका, 2l आ जाएगा। तो a माइनस बी को मैं 2k लिख सकता हूँ, b माइनस सी को मैं 2l लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को 2 के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं, 2k से ये डिविजिबल है। तो दोनों टर्म में अगर 2k प्लस एल 2 कॉमन आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2k प्लस एल से मतलब क्या है कि a माइनस बी अगर 2k एल प्लस एल आ रहा है, तो आप अगर a माइनस सी में 2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है बिल्कुल, तो 2 का डिवाइड लग सकता है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी, जब 2 a माइनस सी को डिवाइड कर सकता है तो a कॉमा सी किस में एलिमेंट में आ जाएगा, r में आ जाएगा। इट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। तो r आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो हम कह सकते हैं r इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक आपको कहानी समझ आई है। मुझे आशा है आप लोग अपनी एक्सरसाइज घर बैठ के करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने घर बैठ के कंप्लीट एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। मैं पर्सनल नंबर आपके सामने लिख दे रहा हूँ, 8445654900। आप इस पर व्हाट्सअप करके भी भेज सकते हैं। जो भी सवाल आपका समझ नहीं आता है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।